तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा क्या, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, सब सेल्स इन एटम। तो उसको बोला गया है क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए ना कि एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, सब सेल हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, यही क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे गए हैं, दिए गए हैं जो एलिमेंट्स के लिए, वो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल या रूल्स को फॉलो करते हैं। आज हम इन्हीं रूल्स और प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, इसमें पहला है आप वाओ प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, ये जो रूल है ये है रिलेटेड टू फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स और सबसेल। यही लिखा है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, गिवन बाय आप वाओ प्रिंसिपल। समझ गए बच्चों कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, सबसेल्स में, उसको बताया जाता है आप वाओ प्रिंसिपल से। देखो इसने क्या कहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन इनटू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। समझ गए बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वन बाय वन, वो कैसे भरेंगे, जो हमें ऑर्बिटल्स बताए गए हैं या जो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मींस पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला भरोगे और इसके बाद हाईएस्ट एनर्जी वाला। समझ गए ना कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन इनटू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। समझ गए बच्चों। अब आता है कि आप ऑर्बिटल की एनर्जी कैसे पहचानोगे। तो एक रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर निकालना है तो हम जानते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l। बोर-बरी रूल कहलाता है बच्चों। ये क्या है, बोर-बरी रूल, जिसमें n+l का वैल्यू ऐड करना है। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसके लिए एनर्जी ज़्यादा। अगर n+l सेम आ जाए तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी n। समझ गए बच्चों कि n जिसके लिए फिर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। पहले आपको क्या करना है, जो डिफरेंट सबसेल्स हैं उनके n+l की वैल्यू जोड़नी है और जिसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर n+l सेम आ जाए तो फिर n के बेस पर डिसाइड करोगे, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखो कैसे, जैसे फर्स्ट s है, 2s है, 2p है, इस तरह से। तो देखो n+l निकालें। फर्स्ट s के लिए आप ये तो जानते हैं, ये मैं पहले ही क्वांटम नंबर्स में बता चुका हूँ कि s के लिए l का वैल्यू 0 रखोगे, p के लिए l का वैल्यू 1 रखोगे, d के लिए l का वैल्यू 2 रखोगे और f अगर आता है कहीं तो उसके लिए 3 रखते हैं। तो देखो यहाँ 1s के लिए n+l कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 1 हो गई, ये वाली वैल्यू n, और s p d इनसे l की वैल्यू देखोगे तो यहाँ 1 + 0 मीन्स 1, 2 + 0 मीन्स 2, 2 + 1 मतलब 3, 3 + 0 3, 4 + 1 तो ये हो गया, सॉरी 3 + 1 तो कितना हो गया 4, 3 + 2 d के लिए है तो 5, 4 + 0 तो 4, 4 + p तो 1 और 4 तो ये हो गया कितना बच्चों 5, 4 + d के लिए 2 रखा आपने तो ये हो गया 6। अब यहाँ देखो आप कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ठीक इसी तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर जहाँ पर n+l सेम आ जाए ना बच्चों, वहाँ पर आपको n को देख के डिसाइड कर देना है कि n जिसके लिए लोअर है उसकी एनर्जी लो होगी। जैसे फर्स्ट s की सबसे कम हो गई, उससे ज़्यादा 2s। अब आता है 2p और ठीक है 3s में किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो बच्चों, दोनों के लिए n+l की वैल्यू 3 है, लेकिन 2p में जो n की वैल्यू है 2, वो 3s के 3 से कम है, इसलिए 2p की एनर्जी 3s से कम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आता है कि 3p
और 4s में किसकी एनर्जी कम होगी? तो देखो बच्चों, इसके लिए भी 4 है और इसके लिए भी 4 है, लेकिन 3s में आगे 3 आ रहा है और 4s में 4 आ रहा है। तो 3p में जो है पहले 3 आ रहा है और 4s में 4 आ रहा है, तो 3p की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? लेस देन 4s। अब आते हैं 3d और 4p। 3d और 4p दोनों के लिए 5 आ रहा है n प्लस l, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है d के आगे और यहाँ 4 आ रहा है, तो 3d की एनर्जी 4, ठीक है, p से क्या हो जाएगी बच्चों? कम होगी। यहाँ तक बात समझ गए ना? ठीक इसी तरह से अब आगे और बढ़ जाए तो बाकी तो नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह से डिसाइड करनी है आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी। तो यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए ना? तो आप देख रहे हैं कि 4s और 3d में पहले 4s आया है फिर 3d आया है। इसी तरह से बाकी तो फिर आप समझ गए कि 4p आगे जाएगा फिर 4d आगे जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करना, और इस बेस पर ये दिख रहा है आपको कि एनर्जी ऑर्डर ये हो गया, तो फिलिंग ऑर्डर भी यही होगा। जैसे स्कैंडियम में आ जाए तो 21 कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर 21 है, तो 1s2 भर जाएगा पूरा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि 4s और 3d में कौन भरेगा पहले? तो आप देखो यहाँ पर 4s पहले आई है फिर 3d आता है, तो 4s2 पूरा हो जाएगा और 3d 1। समझ गए बच्चों? तो ये था एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कुछ एक्सेप्शन भी मिलते हैं बच्चों, जैसे कॉपर और क्रोमियम। ये जो कॉपर और क्रोमियम है, समझ गए ना, इनमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शनल नेचर दिखाई देता है। कैसे? देखो, क्रोमियम का कितना है? 24, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। एक्चुअली इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 4s1, 3d5, जबकि होना क्या चाहिए था? 4s2, 3d4, लेकिन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक इसी तरह से कॉपर में देख रहे हैं आप कि 4s1, 3d10 हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था? 4s2, 3d9। तो इस तरह के और भी कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन मिलेंगे, आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ोगे तो उनका रीज़न दिया गया है। कुछ का तो एक्सप्लेन हम सिंपल वे में कर सकते हैं, कुछ का एक्सप्लेनेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों। जैसे इन्हीं दो का हम देखते हैं, क्रोमियम और किसका? कॉपर का। तो इसमें क्या है बच्चों कि दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है। एक तो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जो सबसेल है उसके हर एक ऑर्बिटल में या तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर दो दो हो जाए, तो ये एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। ऐसे में जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना एलिमेंट में, तो क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच का, वो काफ़ी कम रहेगा, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियस की तरफ जो कोई भी ऑर्बिटल अट्रैक्ट होता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और जहाँ एनर्जी कम होगी वहाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यही लिखा है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं आर, ठीक है, सिमेट्रिकल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये? और सिमेट्रिकल, समझ गए ना, कॉन्फ़िगरेशन है। एंड सिमेट्री लीड टू स्टेबिलिटी, और हम जानते हैं कि जहां सिमेट्री है वहां स्टेबिलिटी है। इट इज ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए बच्चों कि अगर ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड हैं, फुली फिल्ड हैं, ये सिमेट्रिकल हैं, और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, मतलब ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो रिपल्सन है उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। तो यही रीज़न है कि 3d4 के रिस्पेक्ट में 3d5 ज़्यादा स्टेबल है, 3d9 के रिस्पेक्ट में 3d10 ज़्यादा स्टेबल है, और यही रीज़न है कि 4s का इलेक्ट्रॉन इनके 3d में चला जाता है, और हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड एक सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए एलिमेंट ऐसा कर लेता है। ठीक है। और दूसरा बोला गया एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है कि एक ही सबसेल के जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जब तक कि वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स में है, और ऐसा होने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है
जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन हैव अ टेंडेंसी टू एक्सचेंज देयर पोजीशन इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स। समझ गए ना कि इस तरह से डीजनरेट ऑर्बिटल्स, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सचेंज एनर्जी, और एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सचेंज पेयर्स। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज पेयर बनेंगे उतना ज़्यादा एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में, और उतना ही ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा। एक्सचेंज पेयर निकालने का ये फॉर्मूला है n-1/2। अब देखो यहाँ n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन, जैसे 4 है, d4 4 इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन के, और यहाँ पर n5 यो है, मतलब ये जो है 3d4 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है बच्चों 3d5। तो यहाँ पर अगर आप 4 लेंगे तो एक्सचेंज पेयर 6 आ रहे हैं, जबकि आप 5 ले रहे हैं तो एक्सचेंज पेयर कितने आ रहे हैं बच्चों 10। तो इसका मतलब है d5 मोर स्टेबल देन d4। और यही रीज़न है कि जो एटम है या एलिमेंट है वो अपने जो लोवेस्ट एनर्जी वाला अगला ऑर्बिटल है या उसके काम सिमिलर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उससे इलेक्ट्रॉन ले दे के और इस तरह से अपने आप को ज़्यादा स्टेबल बना लेता है। तो ऑफ-बाउ रूल में जो एक्सेप्शनल नेचर दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, इट इज़ ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ड्यू टू, ठीक है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी फॉर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो बात समझ गए बच्चों, यही है ऑफ-बाउ रूल जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ऑर्डर बताता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, फिर एक रूल और ले लेते हैं बच्चों, और ये है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखो बच्चों, हुंड रूल जो है रिलेटेड टू पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से रिलेटेड है हुंड रूल। सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, देखो इसने क्या कहा है कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इन एनी ऑफ द डीजनरेट ऑर्बिटल्स until all the orbitals of subcell contain one electron each with parallel spin। समझ गए बच्चों, इसने कहा है कि सेम एनर्जी वाले जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का पैरेलल, बिल्कुल समान स्पिन का ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ गए ना कि नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इन एनी वन ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल, कब तक? until all the orbitals of subcell contain one electron each with parallel spin। ये बात क्लियर है? देखो एक एग्जांपल से बताते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 4th इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इन p सबसेल, 6th इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, है ना, और 8th इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखो जैसे p3 है तो हुंड रूल ये कहता है कि पहले तीनों में एक एक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं, एक सी एनर्जी के। अब p4 आया तो इस तरह से पेयरिंग हो गई कि अब पेयरिंग हो जाएगी। ऐसे d5 तक होता तो पहले क्या होता बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन की, मान लो यहाँ पर d5 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप देखते कि पांचों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये है। अगर अब d6 हो जाए तब आप देखोगे कि d ऑर्बिटल में क्या स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग। तो अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। तो यही है बच्चों क्या, हुंड्स रूल। आप देखोगे जब ऑर्बिटल एक्साइटेड हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं, जैसे कि d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हो, तो वहाँ पर वायलेट जो ये हुंड रूल है ये थोड़ा सा वायलेट होता है, लेकिन वो उनकी एनर्जी के डिफरेंस के कारण हो जाता है बच्चों। d ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्प्लिट होकर अलग अलग एनर्जी के हो जाते हैं, तब ऐसा हो सकता है। जनरली किसी भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसका एक्सेप्शन नॉर्मल में नहीं मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद है पाउली एक्सक्लूजन रूल। तो देखो बच्चों ये जो रूल है ना, पाउली एक्सक्लूजन रूल जो है, ये रूल बताता है कि एटम के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर के सेट कभी भी सेम नहीं होंगे। ये तो अपन ने क्वांटम नंबर में कहा है कि दिस प्रिंसिपल एक्चुअली एक्सक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑल द
4 क्वांटम नंबर्स। इसने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। इसने ये कहा है कि एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर का सेट एक सा नहीं होगा। अगर 3 वैल्यू बच्चों n l m सेम हो सकती हैं तो चौथी वैल्यू हमेशा चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अगर n l m केवल ऑर्बिटल को बताने के लिए होती हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन, उसको डिफाइन करने के लिए हमें चौथा क्वांटम नंबर यूज करना होगा। और इस चौथे क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्लस है तो दूसरे के लिए माइनस होगी। ऐसे में अगर 3 क्वांटम नंबर n l m एक ही ऑर्बिटल के लिए लेंगे तो सेम हो जाएगी, लेकिन उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके स्पिन अपोजिट होंगे। ऐसे में स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा बच्चों? बदल जाएगा। जैसे यहाँ n1 है, l ये है 1s2, तो ये जो नंबर है 1, तो ये तो हो गया n की वैल्यू, s से हमें l की वैल्यू लेनी है, इनके स्पिन को देख के s की वैल्यू लेनी है और इस ऑर्बिटल को देख के m का। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन l0 m0, तो s क्या है बच्चों? +1/2। दूसरे इलेक्ट्रॉन में देखो n1 l0 m0, तो s क्या है? -1/2। तो आप देख रहे हैं कि ये 3 में वैल्यू सेम है, तो ये क्या है? डिफरेंट है। तो आप किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के देख लो, ये कभी भी सेम नहीं आ सकते चारों क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यही है क्या? पाउली का रूल। अब एक चीज और लास्ट में बताता हूं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने दे दिया जाए, बस आपको इतना सा ये फॉर्मूला याद रखना है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू, ये है x n/s 1 to 2, मतलब या तो 1 या 2 पूरे भर जाएगा, मतलब फिर n-2 f में 1 से लेके 14 तक भरना है। जब ये पूरी भर जाएगी तो n-1 d में 1 से लेके 10 तक भरना है बच्चों। इसके बाद लास्ट में आएगी np, जहां 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। फिर से समझें, जिस भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ये इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। पहले s पूरी भरोगे, फिर f पूरी भरोगे, फिर d पूरी भरोगे, फिर जाओगे p में। अब आता है कि n कैसे डिसाइड करें और x कैसे डिसाइड करें। तो देखो x क्या है? सिंबल ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर कम्स जस्ट बिफोर द गिवन एलिमेंट। आपको जो भी एलिमेंट दिया जाएगा उस एलिमेंट से जस्ट पहले वाला जो भी क्या आएगा? इनर्ट गैस एलिमेंट, उसका यहाँ पर सिंबल लिख देना है। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। फिर आएगा n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? जो x है उसका पीरियड नंबर लेना है और उसमें +1 ऐड कर देना है। देखो हीलियम का पीरियड नंबर होता है 1, नियॉन का होता है 2, आर्गन का होता है 3, क्रिप्टॉन का होता है 4, जिनॉन का होता है 5, रेडॉन का होता है 6। तो इस तरह से पीरियड नंबर याद रखना है। अगर आपने n की वैल्यू रखी और इस तरह के सबसेल आते हैं जैसे 1p 2d 3f, तो ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं है बच्चों। केवल हमें पॉसिबल सबसेल ही यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, अगर कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन n-1d में 4 और ns2 आता है तो आप इसको ऐसा लिख दोगे n-1d 5 ns1। ठीक इसी तरह से 9 और s आता है इस तरह से, तो 10 और s1 लिखा जाएगा, जैसे अभी आपको मैंने कॉपर और क्रोमियम में बताया। अगर इसी तरह से n-2 f d8 और n-1d 0 और ns2 आता है तो आप उसको ऐसा लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से। अगर हमें किसी भी सबसेल किसी भी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड में टोटल एलिमेंट्स निकालने हैं जो कि पूरी सब उस पीरियड में आ सकते हैं, उसके लिए आपको ये सारे ns2 n-2 f14 n-1d 10 और ns2 पॉसिबल सबसेल्स के सारे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जोड़ देने हैं। जितने आएंगे वही उस पीरियड के क्या होंगे बच्चों? एलिमेंट। देखो अब जैसे मान लो 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले 27 में इससे पहले जस्ट आता है आर्गन 18 इनर्ट गैस एलिमेंट, तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया। आर्गन जो है तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, उसमें एक जोड़ा तो ये हो गया 4। तो आप इससे पॉसिबल सबसेल निकाल लिए, 4s पॉसिबल है, 3d पॉसिबल है, 4p पॉसिबल है। अब यहाँ लिखेंगे 18 तक, तो ये आर्गन का हो गया 27 में से 18 माइनस कर दो, फिर हो गए 2, यहाँ पर s पूरी भर दो। फिर इसके बाद f तो आ नहीं रही है, तो 3d में जब तक पूरे भरने हैं, जब तक पूरी ना भर जाए उसके बाद ही p में भेजोगे, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4s2 3d 7। 29 में चले जाओ तो आर्गन ये हो जाएगा बच्चों s। अब यहाँ देखोगे n की वैल्यू तो 4 ही आएगी, तो 4s2 3d 9 होता, लेकिन मैंने ऐसा इसको लिख दिया। ऐसे
24 में लिख सकते हैं। इस तरह से आपको जैसे 72 में गए तो 72 से पहले कौन आता है, जीनोन 54, ठीक है। और जीनोन का जो पीरियड होता है वो है 5 और एक जोड़ा तो 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 6s2, ठीक है। और फिर यहां आ जाएगा 4f14 5d10, आप जोड़ के देख लो 72 का यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इस तरह से लिखना है। अब जैसे मैंने कहा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स फिल्ड इन द पीरियड ऑफ 5, तो आपने n की वैल्यू 5 रख दी, पॉसिबल ऑर्बिटल्स निकालिए 5s 4d और 5p पॉसिबल है, ठीक है। n की वैल्यू रख के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बताया मैंने, और इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन भर दो, s में 2, d में 10 और p में 6, तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो आपके पास कुल मिला के ये निकलाए कितने, 18। इसका मतलब है पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स मैक्सिमम आ सकते हैं। इफ 3 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल, तब क्या होगा, तो अगर हमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दें 2 की जगह हर एक ऑर्बिटल में, तो s में 3 हो जाएंगे, d में 15 हो जाएंगे, 10 और 3 और बढ़ जाएंगे। ऐसे यहाँ p 6 थे 9, तो टोटल कितने हो गए 27 एलिमेंट्स। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का रूल। तो ये अच्छी तरह से समझना बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है मैंने ये वाली वैल्यू। इससे आप पूरी पीरियोडिक टेबल का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, करके लिख लेना। ओके, तो अब हम यहाँ एंड करते हैं बच्चों, नेक्स्ट में मिलेंगे। ओके, बाय।